हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या? द डायमेंशन ऑफ बॉडी इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंसेस इन द सिचुएशन, देन द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड ऑफ पॉइंट साइज। क्योंकि पॉइंट अगर आप वर्ड यूज करो तो पॉइंट का वॉल्यूम तो जीरो होगा, एंड चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, देयर मस्ट बी सम मटेरियल। चार्ज इज ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं, तो उसका कुछ मास तो होगा। वॉल्यूम अगर आप जीरो कर दोगे तो इन्फाइनाइट डेंसिटी हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि द बॉडी शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू अदर डिस्टेंसेज इन द सिचुएशन। तो एप्लीकेबल कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। हाउएवर इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या स्टेटमेंट है भाई इसका? तो साहब ये दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R। तो स्टेटमेंट कहता है कूलम्स लॉ का कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between the two charges is proportional to the product of the charges and inversely proportional to square of distance between them। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया उन्होंने, अब डायरेक्शन तो आप समझ जाइए लॉजिक लगा के कि सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी बात इन्होंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is along line joining the two charges। Direction of force is along line joining the two charges। तो अगर मान लीजिए सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा along the line joining। ऐसा मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग। और ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो भी ये अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग लगेगा। ठीक बात। अब तीसरी बात ये कि दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टू चार्जेस आर म्यूचुअल, मीन्स दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब ये कि ये जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शनल किस पर? 1 पर, तो इसका नाम होगा फोर्स ऑन 1/2, और इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन 2/1। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब है कि फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू F/1। तो यहाँ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ये, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बात आती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। तो वैक्यूम में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ होती है। एग्जैक्टली अगर कोई पूछे तो ये इससे थोड़ी कम होती है, 8.987 × 10⁹ ऐसा। इस ε0 को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी
ऑफ वैक्यूम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसकी अगर वैल्यू निकालें यहाँ से सिंप्लीफाई करके, तो हम लेके चलते हैं, ये होती है साहब 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एग्जैक्टली अगर देखें तो इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक बात। तो ये आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में बताया। अब इस एप्सिलॉन जीरो के ऊपर, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ऊपर कुछ और काम करते हैं। तो देखिए F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा वैक्यूम में आ रहा है। तो मुझे एप्सिलॉन जीरो की SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो एप्सिलॉन जीरो डायमेंशनली इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस आएंगे यहाँ से A स्क्वायर T स्क्वायर, फोर्स का MLT-2 और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा M-1 L-3 T⁴ एंड A2। और यूनिट, SI यूनिट अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ से लिखूँगा कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस टाइप से। और इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट में होती है। एक बात ख़त्म। अब अगर दूसरा कोई मीडियम हो तो मीडियम में हम इसको लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उस मीडियम से रिलेटेड हो जाएगा। उस मीडियम में इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इस फार्मूले से निकलेगा। और इसको हम कह रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। और ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशो होगा। इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर वैक्यूम, नियरली इक्वल टू 1 होगी 1.0005 ऐसा कुछ, नियरली इक्वल टू 1 होगी एयर के लिए। और इसकी वैल्यू इन्फानाइट होगी मीडियम के लिए। मीडियम कौन सा? मेटल। मीडियम कौन सा? मेटल। मेटल के लिए इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से लेकर इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है। वाटर के लिए कितनी होती है? तो वाटर के लिए 80.4 या नियरली 81 वाटर के लिए होती है। तो इससे क्या समझ में आया
कि एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब भाई अगर फोर्स के टर्म्स में मैं देखूं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन ए मीडियम एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम। एक तो ये है वैक्यूम में फोर्स और एक ये है मीडियम में फोर्स। अब हम देख रहे हैं कि जो एप्सिलॉन आर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द फोर्स इन वैक्यूम। तो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर क्या है, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन ए मीडियम। जैसे कि NaCl को जब अपन वाटर में डालते हैं तो सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन वैक्यूम में या हवा में बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है, लेकिन वाटर में डालने पर उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली 81 टाइम्स कम हो जाता है। तो सोडियम आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग चले जाते हैं और इसको बोलते हैं डिसोसिएशन हो गया NaCl का सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो वैक्यूम में फोर्स था ज़्यादा, मीडियम में फोर्स है कम। जैसे वाटर के केस में ये नियरली 81 आ गया। तो ये बात हुई रिलेटिव परमिटिविटी की। इतना समझने के बाद अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच में जब वैक्यूम है मीडियम तो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। मान लो इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R। और अगर हमने मीडियम को ही रख दिया तो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R थोड़ी कम हो गई है ना। पर अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि फोर्स मीडियम के अंदर, मीडियम में हम बात कर रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 कितना होगा, और नेट फोर्स ऑन Q2 या नेट फोर्स ऑन Q1 कितना होगा। तो देखिए Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 Q1 पे लगा रहा है, ऑन Q1 बाय Q2, ये तो उतना ही होगा, कितना, इतना। लेकिन जो दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम है वो पोलराइज हो गया, इसलिए वो भी कुछ फोर्स इन पर लगाने लगा Q1 Q2 पर। तो जो नेट फोर्स है ना वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि बीच में कोई मीडियम पोलराइज हो गया। पोलराइज समझते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलेट करता रहता है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स का उसको अपन न्यूक्लियस के सेंटर पे मानते हैं, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज भी अपन यहीं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पर मानते हैं। तो ये सेंटर टू सेंटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करते हैं। लेकिन अगर चार्जेस आसपास रखे हों तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन एकदम एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इसका ऑर्बिट कुछ इस तरीके से मान लो ये करने लगा ऑर्बिटिंग, तो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर अलग जगह पर हो जाएगा। तो ये 2 पोल बन गए। जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है अर्थ में, वैसे एक ही नेगेटिव और एक ही पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स अलग अलग लोकेशन पर हो गए। तो ये भी अब चार्ज जैसा बिहेव करने लगेंगे कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है। तो यहाँ पर पोलराइज्ड मीडियम के कारण
इन Q1 और Q2 पर भी कुछ फोर्स लगने लगता है, इसलिए नेट फोर्स कम हो जाता है। लेकिन अगर आज भी अभी भी देखें कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना पहले लगा रहा था। Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, पहले जितना ही लगा रहा है, पर ये मीडियम भी कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट कर रहा है, इसलिए फोर्स की वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्सेस को निकालने के लिए क्या मेथड होगी, कोई न्यूमेरिकल अगर आया तो उसको कैसे अप्रोच करना है। तो देखो, मेथड टू अप्लाई कूलम्स लॉ, पहला तो ये है कि अगर इजीली विजुलाइजेबल सिचुएशन है जिसमें कि फोर्स की डायरेक्शंस को हम समझ सकते हैं, मतलब ये जनरली एक प्लेन में सारे चार्जेस रखे होंगे, प्लेनर सिचुएशन होगी, तो एक काम करना कि मैग्नीट्यूड तो अलग से निकाल लेना फार्मूले से, मैग्नीट्यूड बाय फार्मूला। कौन सा फार्मूला? वही F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ की ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है ना। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप बता देना बाय लॉजिक कि भाई सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे तो फोर्सेस ऐसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो काम ख़त्म। ये पहली सिचुएशन हो गई, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपने निकाल ली। पर अगर मान लीजिए कोई 3 डायमेंशनल केस है जिसमें कि चार्जेस स्पेस में कहीं कहीं रखे हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और ये वेरी डिफ़िकल्ट है टू विजुलाइज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, तो हम वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे। यूज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि फोर्स ऑन टू बाय वन, ऑन टू बाय वन, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैक्यूम में Q1 Q2 R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इसका स्क्वायर, एंड दिस डायरेक्शन निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर बना लो, यूनिट वेक्टर R21। R21 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये 1 पर होगी टेल और 2 पर होगा हेड। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, और इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर ना लिखकर हम पूरा वेक्टर ही लिखें अगर, तो फिर यहाँ R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में ये फोर्स लिखने का एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब सोचिए, ये दोनों पॉजिटिव हैं अगर, या दोनों नेगेटिव हैं अगर, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलर चार्जेस हैं, ये सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। मतलब जो फोर्स ऑन 2 बाय 1 है उसकी डायरेक्शन R21 वेक्टर के अलॉन्ग है। फोर्स ऑन 2 बाय 1 की डायरेक्शन कैसी हो गई? अलॉन्ग R21 वेक्टर। हो गई कि नहीं? और अगर मान लो ये अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो फोर्स ऑन 2 बाय 1 है ये इस R21 के अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ R21, नेगेटिव ऑफ R21। तो R21 ऐसा है तो फोर्स फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब अट्रैक्शनल फोर्स लगने लगेगा Q2 पर Q1 की तरफ। ठीक है, ये होता है वेक्टर फॉर्म। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप फोर्स को इजीली विजुलाइज कर सकते हैं डायरेक्शंस को, तो आप ये वाली मेथड, लॉजिक वाली मेथड यूज़ कर लेना। और अगर 3 डायमेंशनल केस हो जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स दिए हों पॉइंट चार्जेस के लोकेशन के, तो फिर आप वेक्टर फॉर्म का यूज़ करना।
तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में अपने को अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताना है तो फिर हमें डायरेक्शन बताने के लिए चाहिए। तो इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर रखे हैं। एक रखा है ओरिजिन पर Q1, मान लीजिए 10 माइक्रोकूलम, और दूसरा रखा है इस पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट है 10,0 मीटर। यहाँ पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। आपको निकालना है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो देखो डायरेक्शन तो मुझे समझ में आ रही है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो डायरेक्शन तो ऐसी आएगी, आई कैप डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, के भी कहते हैं 1/4πε0 को, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Q1 Q2 10 माइक्रो 20 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो मिलकर ही कितना हो गया -12, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब 10⁻²। डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। सिंप्लीफाई कर लो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 9 2 18, ये 00 इससे कैंसिल हो गई, बची ये 10⁻³ कितने आई कैप न्यूटन। बाद में अपन वेक्टर फॉर्म में आंसर कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू 18 मिली न्यूटन, और डायरेक्शन आई कैप। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। पर अगर मान लो कि यही 2 पॉइंट चार्जेस किसी और कोऑर्डिनेट पर रखे होते तो सिचुएशन कैसी होती, डायरेक्शन कैसे बताते। तो अगली सिचुएशन में उन दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 यहाँ 20 माइक्रोकूलम, और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,1,1 मीटर, और इसका 2,2,2 मीटर। और क्वेश्चन वही है, फोर्स ऑन 2/1 निकालना है। तो हमें ये वाला यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 चाहिए होगा। तो इस वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप में कैसे लिखेंगे, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मीटर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 मीटर। तो फोर्स निकालने के लिए फार्मूला लगाया, फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब वेक्टर R21 न्यूटन, जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 10 माइक्रो 20 माइक्रो, तो हो जाएगा 2 × 10⁻10 अपॉन R12 क्यूब √3 का क्यूब, √3 का क्यूब 3√3, और यहाँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इतने न्यूटन। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, 3 2 6, 6/√3, 6/√3 मतलब 2√3 इंटू 10⁻⁻1। तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं 10⁻⁻1 को आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन।
और सिंप्लीफाई करें तो फोर्स ऑन 2 बाय 1 ये हो जाएगा √3/5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन। और इसका मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ लें वो फोर्स ऑन 2 बाय 1 फोर्स बाय 2 ऑन 1, एक तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा √3 इंटू √3 यानी 3/5 मतलब 0.6 न्यूटन। तो ये डायरेक्शन के साथ आंसर है और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आंसर है। तो जैसा क्वेश्चन होगा, जैसा आंसर उसमें अपनों को लाना होगा, उस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज का सिस्टम है और किसी एक पॉइंट चार्ज पर अपने को नेट फोर्स निकालना है, तो हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका कहना पड़ता है कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज is vector sum of forces exerted by all of other charges on it। और दूसरी बात कि अदर चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये जब हम देखेंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सो मेनी चार्जेस फोर्स बिटवीन 2 पर्टिकुलर पॉइंट चार्जेस विल नॉट बी अफेक्टेड। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is unaffected due to presence of other charges। तो मान लीजिए कि ये एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2 और ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ऐसे एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है Q3, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 है। और ऐसे ही एक और पॉइंट चार्ज है यहाँ Q4 और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 4 है। कौन सा? ये वाला। टेल कहाँ पर होगी? 4 पे। हेड कहाँ पर होगा? 1 पे। अब अपने को नेट फोर्स निकालना है Q1 पर। नेट फोर्स ऑन Q1 कितना होगा? तो ये होगा फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3 प्लस फोर्स ऑन 1/4। इनका वेक्टर सम करना होगा। अब जब ये इंडिविजुअल फोर्सेस हम कंसिडर करेंगे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो उसी फार्मूले से निकलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब वेक्टर R12 प्लस 1 और 3 की बात करें तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 क्यूब वेक्टर R13। 1/4 की बात करें तो Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 क्यूब वेक्टर R14। और इस प्रकार से वेक्टर सम करके हम ये ऑब्टेन कर लेंगे। तो ऐसे मान लो कि n पॉइंट चार्जेस होते, टोटल n पॉइंट चार्जेस होते, तो हम क्या लिखते हैं कि नेट फोर्स ऑन ith चार्ज
इज समेशन, वेक्टर समेशन ऑफ force on ith charge by jth charge for j equal to 1 to j equal to n and I is not equal to j। इस तरह से मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं n पॉइंट चार्जेस के लिए, कि जब आप चार्ज 1 पर फोर्स निकाल रहे होगे तो j की वैल्यू 1 नहीं लेना, फोर्स ऑन 1/1 कुछ नहीं होता, उसके अलावा सब ले लेना, 1 से लेके n तक जो जो आपके पास अवेलेबल हो, 2, 3, 4, 5 अप टू n, पर 1 नहीं लेना, क्योंकि I इक्वल टू 1 अपन ने ले रखा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 Q1 हम निकाल रहे हैं। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करते हुए एक सिंपल सिचुएशन में, प्लेनर सिचुएशन में एक क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए एक स्क्वायर है और उसके साइड लेंथ मान लीजिए 3 मीटर है। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पर रखा है चार्ज Q, यहाँ की Q कितना है 10 माइक्रोकूलम। यहाँ पर रखा है इस कॉर्नर पर -Q, इस कॉर्नर पर -2Q और इस कॉर्नर पर Q। ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज एट A, ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम डायरेक्शन समझ पा रहे हैं फोर्सेस की, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा। तो इससे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा आने वाला है, इस वाले से डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा आने वाला है और ये डायगोनल के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। अब मैग्नीट्यूड कितना कितना होगा, तो देखिए ये है QQ अपॉन A स्क्वायर, ये भी QQ अपॉन A स्क्वायर। तो फोर्स ऑन A बाय B ये हो जाएगा 1/4πε0, उसको मैं यहाँ K लिख दे रहा हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। K क्या है 1/4πε0, ध्यान रखना K किसको लिखा मैंने 1/4πε0। वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी K लिखते हैं, वो कैपिटल K होता है, ये स्मॉल k है, तो हम शॉर्ट में 1/4πε0 को K लिख देते हैं, तो सिंपल हो जाता है लिखना। और इसी प्रकार से फोर्स ऑन A बाय B हो गया, फोर्स ऑन A बाय D ये भी उतना ही आएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और ये वाला जो है ना C, फोर्स ऑन A बाय C, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे K Q इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, तो ये A है, ये A है, तो ये कितना होगा डायगोनल A√2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2A स्क्वायर, तो ये भी उतना ही आ गया। तो ये सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है ना। और ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻5 लिखा है ये माइक्रोकूलम में, नहीं कूलम में, माइक्रो हटा दिया तो कूलम में 10⁻⁻5 लिखा है। तो इसका करा स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, तो A कितना है 3 मीटर। तो ये फोर्स कितना आ गया, फोर्स कितना आ गया 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, बहुत सिंपल आ गया है। तो अब
इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो इन तीनों F का वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा, तीनों का वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। तो ये है माइनस आई कैप में, ये है प्लस जे कैप में, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक माइनस आई कैप एक माइनस जे कैप। F का कंपोनेंट इधर F/√2, इधर भी F/√2। तो नेट फोर्स ऑन A, चार्ज एट A कितना हो जाएगा, माइनस एफ आई कैप और इसका भी माइनस F1 + 1/√2 आई कैप, और ऊपर प्लस F और इसका F का F/√2 नीचे कंपोनेंट, इतने जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो अभी तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं आंसर लिखूं तो मेरा आंसर आ चुका है। कैसे, F की वैल्यू रख दो बस, तो ये हो जाएगा 0.1, F कॉमन लिया मैंने, इन ब्रैकेट √2 भी कॉमन ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में, तो ये जाएगा -√2 + 1 आई कैप प्लस √2 - 1 जे कैप। इसको चाहो तो नीचे 1/10√2 ऐसा भी लिख सकते हैं, इतने न्यूटन। इस फोर्स का अगर सिंपली मैग्नीट्यूड पूछा होता तो कैसे निकालते हैं, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, √(this² + that², तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/10√2, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, √2 + 1 का स्क्वायर प्लस √2 - 1 का स्क्वायर, इतने न्यूटन। तो ये जाएगा 1/10√2, ये हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ से भी 2 + 1, a² + b² प्लस 2ab, और यहाँ -2ab तो कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 यहाँ से, 2 + 1 यहाँ से, 3 + 3 √6, तो ये हो जाएगा √3/10 न्यूटन। इस तरह से आपने इस फोर्स पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के वेक्टर फॉर्म में भी आंसर दे दिया, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो नेट फोर्स का तो वो भी आपने निकाल दिया। ये तो अलग से आपने मैग्नीट्यूड निकाली और डायरेक्शन अपने मन से समझ लिया और फिर उसका वेक्टर सम कर लिया। पर अगर मान लीजिए कि डायरेक्शंस समझ में ना आ रही हो, उनका रिजल्टेंट निकालना मुश्किल जा रहा हो, तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म यूज़ कर लेंगे कूलम्स लॉ का। वो कैसे करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एक 3 डायमेंशनल सिचुएशन ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर ये जेड एक्सिस। हमको एक क्यूब बनाना है। ठीक है, चल जाएगा। ये ओरिजिन, इसकी साइड लेंथ मान लीजिए a है, a/a/a का क्यूब है। तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, a0, यहाँ पे चार्ज रखा q। इस पर भी एक पॉइंट चार्ज रखा, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, a, यहाँ पर भी अपन ने पॉइंट चार्ज q रखा, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज मान लो 2q रखा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, a।
ठीक है, इसका नाम हमने रखा ए, इस कॉर्नर का नाम रखा बी, और यहाँ इसका नाम रखा सी। तो आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो ये बी पे रखा हुआ चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, और ए पे रखा हुआ चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। तो ये पॉइंट ए है। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और फिर उनका वेक्टर सम ऐसा करना है। तो नेट फोर्स ऑन ए होगा फोर्स ऑन ए बाय बी प्लस फोर्स ऑन ए बाय सी। अब ये वेक्टर बी ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या होगा? 0 आई कैप, 0 जे कैप, ओनली के कैप, ए के कैप। और ये वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा? सी ए वेक्टर ए आई कैप प्लस ए जे कैप। और के कैप कैंसिल हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू 1/4/ε0। ए बी को लिख रहा हूँ मैं, ए बी को क्यू स्क्वायर अपॉन बी ए क्यूब, बी ए वैक्टर प्लस ए सी लिख रहा हूँ। तो ये 2q इंटू क्यू है, तो ये 2q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी ए स्क्वायर वेक्टर सी ए। तो फोर्स ऑन ए 1/4πε0, क्यू स्क्वायर भी बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा? बी ए मतलब ए के कैप डिवाइडेड बाई बी ए का मैग्नीट्यूड। बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। और यहाँ से क्यू स्क्वायर तो बाहर गया, 2 बचा, ये सी ए क्यूब है, ऊपर वेक्टर लिया ना अपन ने, तो सी ए क्यूब। तो सी ए क्यूब कितना हो जाएगा? तो ये सी ए का मैग्नीट्यूड कितना है? सी ए का मैग्नीट्यूड है a√2। इसका करना है अपने को क्यूब, 2√2a क्यूब, 2√2a क्यूब। और सी ए वेक्टर ए कॉमन आई कैप प्लस जे कैप। ऐसे आई कैप जे कैप के कैप में आंसर लाना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0, यहाँ से ए स्क्वायर के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। ऐसा नेट फोर्स ऑन ए आ गया। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर का अपन ने यूज़ किया। आज का लेक्चर अपन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की एप्लीकेशन इन डिफरेंट सिचुएशन, लॉजिक एप्लीकेशन, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, 2 चार्ज के बजाय 3 पॉइंट चार्जेस रख देंगे अपन, और फिर उन सब का इक्विलिब्रियम टेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड, क्या होना चाहिए उनके बीच में सेपरेशन, कि वो तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।